नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल में जाकर स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ जाकर आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको 58 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया, यानी कंप्लीट आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया गया। रे आज का हमारा जो वीडियो है 59 यानी 59वां वीडियो नंबर है ये। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सबसे पहले इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 में। स्थापना किसने किया? A.O. ह्यूम ने। किसने किया स्थापना? A.O. ह्यूम ने। कब किया? 1885 में। पहले अध्यक्ष थे कौन किए, यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं WC बनर्जी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WC बनर्जी। इनका शॉर्ट नेम है WC बनर्जी। बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। JV कृपलानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहा, JV कृपलानी। एनी बेसेंट। देखिए प्रश्न पूछेगा स्वतंत्रता के समय यानी आजादी के समय। क्या प्रश्न पूछेगा? आजादी के समय। आजादी के समय अध्यक्ष किसने की अध्यक्षता? JV कृपलानी। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष, अध्यक्षता 2017 में, सॉरी 1917, 2017 लिख रहे हैं, 1917। देखिए पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो JV कृपलानी। क्या बोले? JV कृपलानी नहीं, एनी बेसेंट। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट। और पूछेगा भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, दोनों को ध्यान दीजिए। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, इसको नोट करिए। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। अध्यक्षता 1925 में, कानपुर। और कानपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए पहला अध्यक्ष तो आप जान गए कि पहला अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अध्यक्ष या प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जिसने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। हम लोग वायुवृत्त पुरुष के नाम से जानते हैं दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को वायुवृत्त पुरुष के नाम से जाना जाता है। और पहले फारसी अध्यक्ष थे और सेकेंड अध्यक्ष, ऐसे अगर हम लोग सीरियल में लेंगे तो सेकेंड। और तीसरे जो पहली यानी पहले ने पहला मुस्लिम अध्यक्ष, इसको नोट करिए। देखिए पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम अध्यक्ष। मुस्लिम अध्यक्ष पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र। देखिए यहां पे नोट करिएगा, 1 मिनट, फिर से हम आपको रिपीट करा रहा, आप नोट करिएगा इसको। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, और पूछेगा दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, तीसरा या पहला मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। ये सारा प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए फिर से नोट करिएगा, पहला अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा या प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। इतना प्रश्न पूछा जाएगा
जवाहरलाल नेहरू 1929 में, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। और आपको जेवी कृपलानी बता दिया, स्वतंत्रता यानी आजादी के समय अध्यक्ष था। और प्रथम किसी भी राज्य के पहली महिला मुख्यमंत्री जेवी कृपलानी, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जेवी कृपलानी, और किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश। और सरोजिनी नायडू प्रथम यानी पहली राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और पहली महिला मुख्यमंत्री जेवी कृपलानी। इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? 2010 में। उदय कुमार, जो चीन के जो डिजाइन किए थे, कौन थे? उदय कुमार। इस तरह से जो रहता है उसका डिजाइन कौन किए थे? उदय कुमार। और IIT गुवाहाटी में डिजाइन विभाग के क्या है? तो अभी हेड है, मतलब हेड है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1995 WTO का स्थापना हुआ। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और मुख्यालय का जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, देखिए इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछेगा, इसको देख लीजिए। 2000 का नोट पे मंगलयान, 50 रुपये पे हम्पी का रथ कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। 500 लाल किले, ये तो नहीं पूछा गया, पुराना हो गया। 200 सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। 10 रुपये पे सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा। 10 रुपये पे क्या है? तो सूर्य का मंदिर, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। बनाया किसने? गंगवंश के राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट ने। और इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ये भी पूछेगा। रानी का बाग, गुजरात। एलोरा की गुफा 20 रुपये पे है, जो नया वाला भी आया, कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा, देखिए एक है रानी का बाग, ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस नोट पे है? तो 100 रुपया। और 10 रुपये जो 20 रुपये के नोट पे, उस पर कौन सा? एलोरा की गुफा। और एक कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, हम आपको लास्ट में बताएंगे। नेक्स्ट है, कामगारों के उस समूह जो उच्च अर्हता का मतलब होता है क्वालिफिकेशन प्राप्त एवं कुशल होता है तथा मानसिक कार्य करता है को डॉट कहा जाता है। कामगारों के उस समूह जो उच्च अर्हता यानी क्वालिफिकेशन प्राप्त एवं कुशल होता है तथा मानसिक कार्य करता है को क्या कहा जाता है? वेतनभोगी कर्मचारी। वेतनभोगी कर्मचारी। प्लम्बर, तो प्लम्बर जो आप देखेंगे, जो टंकी सब जो रहता है घर में, जो प्लम्बर का काम होता है, जो बैठाता है नली सब। नेक्स्ट है, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है, ये तो सही दे रहा। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होता है, तो सीधा प्रश्न पूछेगा मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। मछलियों में दोहरा परागसंचरण होता है, तो ये गलत दे रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। और मछली के हृदय से होकर रक्त का एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है, ये सही दे रहा। और मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। और पक्षी 4। और मेढक पूछेगा तो याद रखिएगा 3। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, नाम क्या है? गुलजारीलाल नंदा, और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। गुलजारीलाल नंदा, देखिए 1964 2 बार रहे थे। एक बार तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था तब रहे थे, यानी 1964 में। और दोबारा से जब लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद समझौता में निधन हुआ था तो रहे थे 1966 में। ये दोनों को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नील की बलात् की ऋषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित मुख्य विद्रोह का नाम बताइए। चंपारण सत्याग्रह, हम लोग 3 काठिया प्रथा के नाम से भी जानते हैं, यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे नील का खेती करना अनिवार्य था। और ये कब हुआ था? 1917 में। 1917 में मुंडा विद्रोह, देखिए मोटा मोटी आप याद रखिएगा 1895 से लेकर 1900 तक। 1895 से लेकर 1900 तक
कहीं ये 1899 से लेकर 19 तक भी मिलेगा, तो आप मोटा मोटी याद रखिएगा 1895 से लेकर 1900 तक। मुंडा विद्रोह, और ये कहाँ हुआ था? झारखंड में मुंडा जनजातियों के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन, ये आपको बहुत बार बताएं, 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, इसको नोट करिएगा। और चला कब तक था? 1922 तक। 1922 में इसको वापस क्यों लिया गया, ये प्रश्न पूछेगा। तो 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरी चौरा कांड, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। दांडी मार्च 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था साबरमती से, और कहाँ तक चला? दांडी तक, और समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। टोटल दिन कितना, मतलब कितना दिन तक ये चला था? 30 दिनों तक। दांडी मार्च जो चला था 30 दिन बोल दिए क्या? नहीं, 24 दिनों तक चला था। और डिस्टेंस पूछता है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस था यानी दूरी था, कितना था? मील में पूछेगा 240 मील, किलोमीटर में पूछेगा 385 या 86 भी कहीं देखने के लिए मिलेगा, और 241 मील भी कहीं देखने के लिए मिलता। तो आप याद रखिए 240 मील या 385 किलोमीटर। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक। और इसमें क्या था? तो नमक कानून को विरोध किए थे महात्मा गांधी, या नमक कानून के तोड़े थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन का हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? हीमोग्लोबिन, और इसमें क्या पाया जाता है? एफी यानी लोहा। लसिका ये तरल पदार्थ है। संवेग रक्त कणिकाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये संक्रमण से बचाता है। ये क्या करता है? बीमारी से रक्षा में करता है, यानी संक्रमण से क्या करता है? रक्षा करता है, जिसको हम बोलते हैं WBC। इसको क्या बोलते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। WBC इसको बोलते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स अगर नहीं रहेगा तो जो रक्त थक्का बनता है, रक्त थक्का नहीं बन पाएगा। तो इसका मेन कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, प्लेटलेट्स का। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और देखिए पूछता संवेग रक्त का दूसरा नाम देता है। जो ल्यूकोसाइट है, एक है इरिथ्रोसाइट, एक है ल्यूकोसाइट। किसको बोलते हैं? संवेग रक्त का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त का अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इसको भी याद रखिएगा। डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया है, एक अद्वितीय नाम होता है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है? जैसे आपको कुछ भी सर्च करना है सरकारी, तो हम लोग क्या करेंगे? www.government.in पे मतलब जाएंगे, तो ये जो गवर्नमेंट हम जियो भी लिखते हैं गवर्नमेंट के लिए, सरकारी के लिए क्या है? डोमेन है। कॉम मिल ये सब, ये क्या हो जाएगा? सरकारी के लिए क्या हो जाएगा? जियो भी। शॉर्ट में लिखते हैं ना, वही क्या हो जाएगा? डोमेन। इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है, तो सबसे पहले इसको देखिए। आप जो देखते होंगे बिजली के खंभे, उस पर क्या होता है? ये जो लगा रहता है, इससे क्या होगा? जो करंट है, एक करंट नहीं आएगा। जो बिजली का जो खंभा होता है उसमें क्या होगा? करंट नहीं आएगा। यही क्या है? इंसुलेटर। आप समझ गए होंगे कि इसका कार्य क्या होगा। तब यहां देखिए इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। रबर, हीरा, कांच, मानव शरीर। अगर आप मानव शरीर में करंट दीजिएगा तो प्रवाहित हो जाएगा। एक साइड से करंट दीजिएगा तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा? प्रवाहित हो जाएगा। अगर मानव शरीर में करंट नहीं प्रवाहित होता तो करंट नहीं मारता, जो करंट हम लोग को लगता है वो करंट नहीं लगता। इसका मतलब है कि इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा? मानव शरीर। इंसुलेटर का उदाहरण कहने का मतलब क्या? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, इसलिए तो लगाया जाता है बिजली के खंभों पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की। भूटान। भारत का ही पड़ोसी देश है भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका लोकेशन देखिए, प्रश्न देखिए यहां से क्या क्या पूछेगा। ए हो जाएगा भूटान, इधर नेपाल है और इधर चाइना है। तो पूछेगा वैसा भारत का कौन सा राज्य है जो 3 देशों को टच करता है, यानी 3 देशों से अपना सीमा लगाता है। चाइना, नेपाल, भूटान से कौन लगाता है? सिक्किम। इसको आप जरूर याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं।
देखिए 3 देशों से तो ये लगाएगा सिक्किम, और एक जो पश्चिम बंगाल है देखिए भूटान से लगाता है, इधर नेपाल से, इधर बांग्लादेश से। तो प्रश्न देगा कि चाइना, नेपाल और भूटान से सीमा साझा करने वाले भारत को ऐसा कौन सा राज्य है जो चाइना, नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है। तो ये प्रश्न पूछेगा तो क्या होगा आंसर, भूटान। नेक्स्ट है इंटरनेट टीसीपी, जिसको हम बोलते हैं आईपी, टीसीपी या आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक, टीसीपी ऑब्लिक आईपी। ट्रांसमिशन, इसको हम लोग ऑब्लिक पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 आप इसको जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन। देखिए एक है आपातकाल, देखिए 352 लाइनें से देख लीजिए, 356 और 360, आपको 352 के बाद 4 ऐड करते जाना है। आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल एक है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और एक है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। सीधा प्रश्न पूछेगा, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अमृतसर, और अमृतसर कहाँ स्थित है, पंजाब में। देखिए यहाँ लोकेशन देख लीजिए, देखिए श्री गुरु रामदास जी का ये कहाँ स्थित है, अमृतसर, पंजाब में। यहाँ से हम आपको जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट करा दे रहे हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, सीधा प्रश्न पूछेगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, ये कहाँ स्थित है, गुजरात में। बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर, और नागपुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, पश्चिम बंगाल। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, उसका लोकेशन देख लीजिए। देखिए यहाँ से आप 1 मिनट, देखिए यहाँ से देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। जयप्रकाश नारायण बिहार में। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ स्थित है, वाराणसी। और चौधरी चरण सिंह लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश। श्री गुरु रामदास जी, अभी आपको तुरंत बताया जो पूछा गया प्रश्न है, पंजाब। राजस्थान जयपुर में है। ये पूछेगा देवी अहिल्याबाई होलकर, ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। यहां पूछेगा छत्रपति शिवाजी, महाराष्ट्र में। इतना आपको याद रखना चाहिए। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीजू पटनायक कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। स्वामी विवेकानंद छत्तीसगढ़। इतना आप याद रखिएगा। राजीव गांधी तेलंगाना। जो आपको हम ये जो लोकेशन आपको बताए ये आप याद रखिएगा, और जो भी आपको बताएगा इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और ये किस देश में पड़ता है, यानी किस महादेश में, अफ्रीका महादेश में। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। टोटल कितने देश हैं अभी, 193। 193वां देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर, मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री के साथ साथ ये भारत के क्या रह चुके हैं? तो आरबीआई के गवर्नर। ये सीधा प्रश्न पूछेगा। वैसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो नाम क्या है? मनमोहन सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है 25 दिसंबर को। इनके जन्म दिवस पे स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में है। तो वर्तमान में नहीं पूछता है, पूछेगा कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और ये नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी पहले हो जाएंगे। और स्थापना कब हुआ था नीति आयोग का? नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था 2014 में। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। इसको नोट कर लीजिएगा। और पहले उपाध्यक्ष भी पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? के सिवान, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहा जाता है, याद रखिए। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। सतीश धवन, इनका भी संबंध है। सत्येंद्र नाथ बोस, इनका संबंध नहीं है। इनका संबंध भौतिक से और भौतिक से है, यानी साइंस से संबंधित है। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। बोस आइंस्टीन जो पदार्थ का 5वां अवस्था है, इनके नाम पे ही रखा गया बोस। इनका भी मतलब नाम उसमें ऐड है। तो इनका संबंध क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है। एक किससे संबंध है? मैथमेटिक्स और भौतिक से। एएस किरण कुमार, इनका भी संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और इसरो का स्थापना कब हुआ? इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। और इसी दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसी दिन नहीं, इसी वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसी वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना किया गया था। और इसी वर्ष पहली बार मानव चंद्रमा पे कदम रखा, नील आर्मस्ट्रांग। और कौन सा मिशन था? अपोलो 11। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993। 1857 की क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। और इस समय के वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1950 योजना आयोग का स्थापना हुआ। 1947 भारत आजाद हुआ। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? 1765 को। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। इसके बाद यानी 1765 में अधिकार प्राप्त कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1965 दे रहा, 1865, तो ये इंपॉर्टेंट है 1765। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और एक संधि हुआ था जिसका नाम क्या था? इलाहाबाद की संधि। इसको भी आप याद रखिएगा। 12 अगस्त 1765 को प्रथम इलाहाबाद की संधि। और दूसरा 16 अगस्त 1965 आ रहा है, 1965 नहीं होगा, 1765 और एक 1765 दोनों है, लेकिन डेट जो छोटा वाला डेट है चेंज है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, दूसरा पूछेगा 16 अगस्त 1765। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंडिया यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारतीय स्टेट बैंक,
1955। इसका पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में हुआ और 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। और जो इंपीरियल बैंक है 3 बैंकों से मिलकर बना और हम आपको बहुत बार बताएं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1853 में। किसके समय? डलहौजी के समय। हड़प नीति किसने लागू किया? डलहौजी ने लागू किया। और रेल किसके समय शुरू हुआ? डलहौजी के समय। कब हुआ था? 1853 में। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका समाप्त हो गया, यानी हम लोग जो भी प्रश्न को कलेक्ट किए वो सारा समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।